Hello everyone, welcome back to another video. यूके गवर्नमेंट इस डेकेड का सबसे बड़ा इमिग्रेशन बिल पार्लियामेंट में लेकर आ गई है। कल मैंने इस पे वीडियो बनाई थी। जो आईएलआर होती है, जिसको हम पीआर भी बोलते हैं, उसका टाइम पीरियड जो है, जो रिक्वायरमेंट होती है, वो 5 साल से बढ़ा के 10 साल कर दी गई है। इवन दो आपको पता होना चाहिए कि ये एक प्रपोज्ड बिल है, अभी इसको पार्लियामेंट में पास होना होगा, लेकिन इसके अंदर लगभग सभी वीज़ा कैटेगरीज पे चेंजेस अनाउंस करे गए हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन रूल्स से स्टूडेंट वीज़ा पे, आईएलआर पे, स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे, सोशल केयर वर्कर वीज़ा पे और कुछ यहाँ पे प्रोसिक्यूशन के लॉज में भी चेंजेस हुए हैं। तो ये सारे चेंजेस की समरी क्या है, ये आपको कैसे इम्पैक्ट करते हैं। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। ये वीडियो लंबी होने वाली है बिकॉज मैं आपको सारे रूल्स जो आपको इम्पैक्ट कर सकते हैं अच्छे से समझाऊंगा, बिकॉज बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि ऑनलाइन आर्टिकल्स हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, उनमें मिसिंग है। बट आई वॉन्टेड कि मैं आपको ये सारे रूल्स अच्छे से समझाऊं ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे। इन टर्म्स ऑफ ये रूल्स कब से इम्प्लीमेंट होंगे, उस चीज़ पे अभी उतनी क्लैरिटी नहीं है। कौन से लोग इसमें एग्जेम्प्टेड होंगे, किन पे एप्लीकेबल होंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन जितनी अभी तक गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है वो मैं आपको सारी बताने वाला हूँ। एंड इस टॉपिक पे अभी और भी डेवलपमेंट्स होंगी और न्यूज़ आएंगी। क्या पता पार्लियामेंट में डिबेट होने के बाद कुछ रूल्स में चेंजेस भी करे जाएं, वो पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, वो हमें पता नहीं, क्योंकि ये जो रूल गवर्नमेंट लेकर आ रही है ये इलेक्शन के प्रेशर में लेकर आ रही है, बिकॉज यहाँ की गवर्नमेंट की अप्रूवल रेटिंग बहुत कम हो रही है। तो उनको कुछ ऐसा करना है जिससे वो यहाँ की पॉपुलेशन को खुश कर पाए, और यहाँ की पॉपुलेशन के लिए इमिग्रेशन सबसे बड़ा इशू अभी बना हुआ है। लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन सब रूल से आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये है गवर्नमेंट का इमिग्रेशन वाइट पेपर, जिसके बारे में लेबर गवर्नमेंट बहुत टाइम से बात कर रही थी। आप यहाँ पे देखोगे कि बहुत सारे सेक्शंस यहाँ पे बना रखे हैं। करीबन 80 पेजेस का डॉक्यूमेंट ये पूरा है। एंड सिंस ये बहुत लंबा डॉक्यूमेंट है और इसको समझने में, पूरा पढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और जितने भी न्यूज़ आर्टिकल्स आपको ऑनलाइन दिखेंगे ना, वो मेजर मेजर चीज़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी स्मॉल डिटेल्स हैं जो कि न्यूज़ आर्टिकल्स में भी डिस्कस नहीं करी जा रही। इसलिए मैंने एक समराइज्ड डॉक्यूमेंट बनाया है बेस्ड ऑन इमिग्रेशन वाइट पेपर। ये नोट्स भी मैंने एज इट इज़ यहीं से ही जो मेन मेरे को टॉपिक्स लगे, मेन मेरे को कंसर्निंग चीज़ें लगी, उनको मैंने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करके लिखा है। तो आज की वीडियो में हम स्किल्ड वर्कर वीज़ा, सोशल केयर वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा और सेटलमेंट, आईएलआर, पीआर एंड सिटीजनशिप, इन सब पे जो भी चेंजेस हुए हैं उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मेरी जो पिछली वीडियो थी, मेरे को उस पर काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ये रूल्स अब लागू हो गए हैं कि नहीं, कब होंगे, कौन इम्पैक्टेड होगा इनसे। तो देखो, जो गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट थी इस चीज़ को लेके, अगर आप उसके एंड में जाओगे ना, तो उन्होंने इसमें ये लिखा है, द पॉलिसीज आउटलाइन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स प्लान फॉर चेंज विल बी डिलीवर्ड ओवर द कोर्स ऑफ दिस पार्लियामेंट टू स्ट्रेंथन द यूके's इमिग्रेशन सिस्टम विद द फर्स्ट चेंजेस टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द कमिंग वीक्स। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जितने भी गवर्नमेंट ने यहाँ पे चेंजेस लिखे हैं, ये एक साथ नहीं होने वाले हैं, ये फेजेस में होंगे, और जो फर्स्ट सेट ऑफ चेंजेस हैं वो कमिंग वीक्स में होंगे। और इसके साथ साथ मेरे को पिछली वीडियो पे ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि जो चेंजेस अब तक गवर्नमेंट ने बताए हैं वो किन लोगों पे अप्लाई होंगे, कौन एक्सक्लूडेड होगा, कौन इंक्लूडेड होगा। कुछ ऐसे लोग थे जिनको 4 साल स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हो गए हैं, 1 साल बाद उनको आईएलआर के लिए अप्लाई करना है, तो उन पे ये रूल लागू होते कि नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट ने डिटेल्स अभी शेयर नहीं करी है। आई डोंट इवन नो जो फर्स्ट सेट ऑफ चेंजेस ये बोल रहे हैं, इसमें आईएलआर वाले रूल्स इंक्लूडेड होंगे कि नहीं। क्या पता ये और चेंजेस पहले इंट्रोड्यूस कर दें एंड आईएलआर वाला जो टाइम लिमिट है वो बाद में इंक्रीज़ करें। तो देखते हैं चीज़ें कैसे बदलेंगी। मैं इस चैनल पे जो भी अपडेट आती है आपके लिए टाइमली बेसिस पे लेकर आऊँगा। कल भी जैसे ही न्यूज़ आई थी, मैंने एक आपके लिए वीडियो बना दी थी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, सो दैट जब भी एक न्यूज़ आए इस चीज़ के रिगार्डिंग, मैं आपको इन्फॉर्म करूं। बट चलो फटाफट से हम समझते हैं जो मेन चेंजेस यहाँ पे करे गए हैं।
तो देखो, स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है ना, इसमें इन्होंने बोला कि वी विल लिफ्ट द लेवल ऑफ स्किल्ड वर्कर वीज़ा बैक टू RQF 6 एंड अबव। तो RQF जो होता है ना, एक स्किल लेवल होता है, और इसमें अगर आप देखोगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो होती है मिनिमम बैचलर्स डिग्री, ग्रेजुएट डिप्लोमा एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। तो अब से जिनके पास एटलीस्ट ये तीन है, वही लोग स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद इन्होंने बोला सैलरी थ्रेशोल्ड्स विल राइज। तो इवन दो लास्ट ईयर सैलरी थ्रेशोल्ड्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, अब ये और कितने बढ़ेंगे, किन रोल्स के लिए बढ़ेंगे और कब बढ़ेंगे, इसके बारे में अभी हमें नहीं पता है। लेकिन अगेन, दिस इज़ नॉट एनकरेजिंग, एंड आई बिलीव काफ़ी सारे लोग जिनको अभी स्पॉन्सरशिप चाहिए होगी एंड उनकी कंपनी मान गई है स्पॉन्सरशिप के लिए, आई वुड रेकमेंड कि आप उन्हें बोलो कि आपकी एप्लीकेशन जल्दी प्रोसेस करें, बिकॉज इसके बाद रिक्वायरमेंट्स और हाई हो सकती हैं। एंड सिंस सैलरी थ्रेशोल्ड्स इंक्रीज होने वाले, इसमें उन्होंने बोला कि जो एलिजिबल ऑक्यूपेशंस होती हैं वीज़ा स्पॉन्सरशिप के लिए, वो 180 से रिड्यूस हो जाएंगी। इसके बाद गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट जो है उस पे जिस पे डिस्काउंट मिलते हैं लोगों को, वो भी ख़त्म कर दी गई है। एंड यहाँ पे गवर्नमेंट ने मैक को एक रिव्यू करने के लिए बोला सैलरी रिक्वायरमेंट्स में, जिसमें उन्होंने बोला है कि हमें ये इंश्योर करना है, मतलब यूके गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना है कि इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट इज नेवर अ चीप ऑल्टरनेटिव टू फेयर पे एंड टू इंश्योर दे रिफ्लेक्ट द न्यू चेंजेस टू आवर इमिग्रेशन सिस्टम। तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्टेप्स उठाने वाली है ताकि इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एक चीप ऑल्टरनेटिव ना रहे कंपनीज के लिए। अगेन अ बैड न्यूज़। अगला जो पॉइंट है वहाँ पे ये लिखा है कि एग्जिस्टिंग स्किल्ड वर्कर वीज़ा होल्डर्स विल कंटिन्यू टू बी एबल टू रिन्यू देयर वीज़ा, change employment and take supplementary employment in currently eligible occupations below RQF 6. However, applicants from overseas or those applying to switch from other routes will have to फॉलो द न्यू रूल्स। इसका मतलब ये है कि जो लोग RQF लेवल 6 से नीचे की ऑक्यूपेशंस में काम कर रहे हैं, अगर वो अपना वीज़ा रिन्यू कराते हैं तो उन पे इस रूल से फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई अपना वीज़ा स्विच करा रहा है या फिर ओवरसीज से अप्लाई कर रहा है, तो उनको नए रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ एक ख़राब चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन स्किल चार्ज जो होता है ISC, उसमें 32% इंक्रीज कर दिया गया। अब देखो, आपको ISC का पता होगा, छोटी कंपनीज के लिए ये कम होता है, बड़ी कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा होता है, और ये हर साल के लिए चार्ज करा जाता है। तो जितने आपके साल की स्पॉन्सरशिप होती है उतने साल का आपका ISC लगता है। तो ये 32% से इंक्रीज होगा, तो इससे वीज़ा स्पॉन्सरशिप कॉस्ट भी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऑलरेडी वीज़ा स्पॉन्सरशिप कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, एंड इसके बाद कंपनीज को और भी पैसे देने पड़ेंगे आपको स्पॉन्सर करने के लिए, जिसकी वजह से स्पॉन्सरशिप मिलना अनफॉर्चुनेटली और मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है स्किल्ड वर्कर वीज़ा की, उसमें भी इंक्रीज करा गया है। इवन दो मेरे को लगता है कि दिस इज़ नॉट वेरी कंसर्निंग, बिकॉज B1 से B2 इंक्रीज उन्होंने कर दिया। लेकिन अगर आप ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पे देखोगे तो B2 इज़ एक्चुअली IELTS 5.5 to 6.5, एंड आई बिलीव जितने भी बच्चे यहाँ पे आए होंगे, जितने लोग यहाँ पे आए होंगे, उन्होंने IELTS में इतना तो स्कोर मिनिमम अचीव करा ही होगा, और नहीं भी करा होगा तो स्किल्ड वर्कर वीज़ा अप्लाई करने के टाइम आप इतना स्कोर तो अचीव कर सकते हो। अब मेरे को नहीं पता कि आपको ये प्रूफ करने के लिए कोई IELTS का स्कोर देना पड़ेगा या फिर कोई एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, या फिर आपकी जो डिग्री है यूनिवर्सिटी से, अगर आपने यहाँ से पढ़ाई करी है UK से, तो वही चल जाएगी। बट देखते हैं इस पर और कैसे क्लैरिटी मिलती है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बोला है कि जो आपके डिपेंडेंट्स होंगे उनको भी A लेवल बेसिक यूज़र लेवल जो इंग्लिश होती है वो आनी चाहिए, जो कि होती है लिटरली, मतलब उसका तो IELTS के उस पर स्कोर भी नहीं लिखा हुआ, इतनी ज़्यादा बेसिक होती है। तो वो आपके जो पार्टनर है उसको आनी चाहिए। और इसमें ये भी लिखा है जैसे जैसे आप अपना UK में स्टे कंटिन्यू करोगे और आप वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करोगे, तो जो आपका पार्टनर है उसको A2 पे चला जाना है और आपको B2 लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए। ये तो हो गए स्किल्ड वर्कर वीज़ा के चेंजेस, एंड अब आते हैं सोशल केयर वर्कर वीज़ा पे। तो इस पे इन्होंने ये लिखा है कि वी विल क्लोज सोशल केयर वीज़ा टू न्यू एप्लीकेशंस फ्रॉम अब्रॉड। मतलब अब बाहर से कोई भी सोशल केयर वीज़ा के लिए नहीं अप्लाई कर पाएगा, और ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। और एक ट्रांजिशन पीरियड भी रखा गया है उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पे वीज़ा एक्सटेंशन कराना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी जो UK में आ चुके हैं और किसी और कंपनी में काम करते हैं जो कि सोशल केयर वीज़ा से रिलेटेड नहीं है, या फिर वो किसी और वीज़ा रूट पर है और उनको सोशल केयर वीज़ा रूट पे स्विच करना है। ये 2028 तक इन्होंने प्रोविज़न रखा है।
आई एम नॉट श्योर जो लोग ऑलरेडी सोशल केयर वीज़ा पे हैं उनका वीज़ा रिन्यूअल प्रोसेस क्या होगा आफ्टर 2028। आई थिंक उनको तो अलाउ कर ही देंगे, बट इस पे कोई चेंज होता है तो वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा फॉलोइंग वीडियोस में। अब अगली चीज़ जो है वो है स्टूडेंट वीज़ा पे। अब देखो ये वाली जो चीज़ है इसको ना ज़्यादातर जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं वो समझा नहीं रहे हैं। अब कोई भी यूके में यूनिवर्सिटी होती है ना, वो 3 मैट्रिक्स पे असेस होती है और यूनिवर्सिटी को ये सारे मैट्रिक्स पास करने होते हैं, ठीक है। और ये होता क्या है कि यूनिवर्सिटी को इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट करते हुए जो स्टूडेंट्स को ये लेकर आते हैं बाहर से, उनका जो वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट है वो लेस देन 10% होना चाहिए, जो कोर्स एनरोलमेंट रेट है वो एटलीस्ट 90% होना चाहिए, और जो कोर्स कंप्लीशन रेट है वो एटलीस्ट 85% होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी जो थ्रेशोल्ड है वो यूनिवर्सिटी फेल कर जाती है तो जो होम ऑफिस है वो रिवोक कर लेता है टेम्परेली यूनिवर्सिटी का लाइसेंस अप टू 2 years, एंड इसकी वजह से यूनिवर्सिटी कोई बच्चा स्पॉन्सर नहीं कर पाती। तो इन चीज़ों को पास करना यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज़ वाई यूनिवर्सिटी प्री कैस इंटरव्यू सेटअप करती है आपको देखने के लिए कि आप वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह क्लियर कर लोगे, आपका इंटेंट कैसे, आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे कि नहीं, आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो कि नहीं, ताकि यूनिवर्सिटी ऐसी सिचुएशन अवॉइड कर पाए जिसमें वो इन थ्रेशोल्ड्स को फेल करके बहुत बड़ा लॉस फेस कर लें बाय नॉट रिक्रूटिंग एनी इंटरनेशनल स्टूडेंट फॉर 2 years। तो इसमें चेंज ये करा है कि सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनको 5-5% से बढ़ा दिया गया है। मतलब अब जो भी बच्चा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगा, अगर उसका कोर्स कंप्लीशन रेट 90% से कम है, या फिर कोर्स एनरोलमेंट रेट 95% से कम है, या फिर उसका जो वीज़ा रिफ्यूज़ल रेट वो लेस देन 5% है, तो गवर्नमेंट होम ऑफिस जो है स्पॉन्सरशिप लाइसेंस यूनिवर्सिटी का रिवोक कर लेगा फॉर अप टू 2 years। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है। इसकी वजह से होगा क्या, जो बच्चे यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो और डिफ़िकल्टीज फेस करेंगे, उनको रिजेक्शंस मिल सकती हैं, उनका प्री कैस इंटरव्यू में उनको रिजेक्शंस मिल सकती हैं, बिकॉज यूनिवर्सिटी इन रूल्स को कंप्लाई नहीं करेगी, इंक्रीज रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई नहीं करेगी, तो उनका लाइसेंस ले लिया जा सकता है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा सख्ती बढ़ने वाली है वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस से पहले, जब आप एडमिशन ले रहे होते हो और यूनिवर्सिटी में प्री कैस इंटरव्यूज़ के लिए अपीयर हो रहे होते हो। इसके बाद यहाँ पे ये भी बोला है यूनिवर्सिटीज़ जो क्लोज हैं अपने मैट्रिक्स में फेल करने में, उन पे लिमिट्स लगाई जाएंगी कि वो कम नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रिक्रूट कर सकते हैं। तो मतलब जो यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी इन नंबर्स की काफ़ी क्लोज हैं फेल होने के, जो इंक्रीज रिक्वायरमेंट्स हैं उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी कि वो कम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रिक्रूट करें जब तक वो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं करते। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी जो अपडेट स्टूडेंट्स के लिए है जो यहाँ पे आने वाले हैं वो ये है कि जो ग्रेजुएट वीज़ा है उसका टाइम पीरियड 18 months कर दिया गया है। मेरे को इस इमिग्रेशन वाइट पेपर की सबसे जो ख़राब बात ना ये लगी है कि इसमें ना डेट्स डिफाइन नहीं करी गई हैं। अब जो कोई बच्चा यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहा है, चलो आने वाले तो फिर भी प्लान कर सकते हैं, जो ऑलरेडी पढ़ रहा है और वो आने वाले महीनों में ग्रेजुएट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहता है, उसको पता ही नहीं है कि ये रूल कब से लागू होगा। तो जब तक आने वाले वीक्स में हमें और क्लैरिटी नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि फर्स्ट सेट ऑफ चेंजेस जो हैं वो कमिंग वीक्स में होंगे, तो जब तक हमें पता नहीं चलता कि ये किन पे अप्लाई होगा, सिर्फ आने वाले स्टूडेंट्स पे अप्लाई होगा जो ऑलरेडी यहाँ पर हैं उन पे अप्लाई होगा, या फिर कोई पर्टिकुलर डेट रखी जाएगी कि उस डेट के बाद जो अप्लाई करते हैं उन सब पे होगा ये 18 months की लिमिट इंट्रोड्यूस। तो ये भी अनफॉर्चुनेटली मैं आपको इस पे क्लैरिटी अभी नहीं दे सकता, जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है अगेन मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। बट मेरे थॉट्स इन चेंजेस पे ये हैं कि ये सब करने के बाद जो सबसे बड़ी जो चीज़ है, ग्रेजुएट वीज़ा का टाइम पीरियड कम करने के बाद यूके में स्टूडेंट्स कम आने वाले हैं। यहाँ पे देखो होता गया कि ग्रेजुएट वीज़ा आप अगर टाइम पीरियड कम कर रहे हो ना तो इसके बहुत सारे नुकसान है। पहले तो आप जो स्टूडेंट है उसका अर्निंग पोटेंशियल यहाँ पे कम कर रहे हो, वो कम टाइम रहेगा तो कम पैसे कमाएगा पढ़ाई करने के बाद। यहाँ पे एजुकेशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और अगर आप एक फ्रेशर हो तो ग्रेजुएट वीज़ा पे अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एंड सिंस आपके पास ग्रेजुएट वीज़ा पे कम टाइम है तो आपने स्टूडेंट वीज़ा एक बार क्लियर कर लिया, उसके बाद आप जॉब्स ढूंढोगे, उसमें भी टाइम लगता है, कुछ महीने उसमें भी लगते हैं। और सिंस आपके पास इतना कम टाइम बचेगा तो शायद कंपनी आपको ग्रेजुएट वीज़ा पे भी हायर ना करे, क्योंकि अगर आपके ग्रेजुएट वीज़ा पे 12-13 महीने ही बचे हैं तो कंपनी बोलेगी हमें तो 1 साल बाद आपको स्पॉन्सर करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, एटलीस्ट 2 साल तो आप
काम कर सकते थे विदाउट स्पॉन्सरशिप, और उसके बाद आप कंपनी में रहो ना रहो वो अलग चीज़ है। तो कंपनीज इग्नोर कर दिया करती थी, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारी कंपनीज इसलिए रिजेक्ट करती हैं क्योंकि आपको स्पॉन्सरशिप चाहिए होगी इन द फ्यूचर, इवन दो आपके पास ग्रेजुएट वीज़ा है। और इसका टाइम पीरियड और कम कर दिया गया है, तो जिन कंपनीज के पास लाइसेंस नहीं है उनमें तो और ज़्यादा कम चांसेस हो जाएंगे जॉब लगने के बाद आफ्टर यूनिवर्सिटी। और जिनके पास लाइसेंस है वो शायद इसलिए स्पॉन्सर ना करें क्योंकि स्पॉन्सरशिप की कॉस्ट अब और बढ़ाई जा रही है, सैलरी थ्रेशोल्ड बोल रहे हैं वो और बढ़ाए जाएंगे, और वीज़ा स्पॉन्सरशिप की कॉस्ट ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है वो और बढ़ जाएगी इमिग्रेशन स्किल चार्ज बढ़ने के बाद, सैलरी थ्रेशोल्ड बढ़ने के बाद। तो फिर कंपनीज बहुत ज़्यादा हेजिटेंट हो जाएंगी। ऑलरेडी कंपनीज जो इतनी हेजिटेंट हैं वो और कम वीज़ा स्पॉन्सरशिप करेंगी ग्रेजुएट्स का। तो इस वजह से ग्रेजुएट्स की हायरिंग बहुत लिमिटेड हो जाएगी यूके में। तो यूके काफ़ी अनअपीलिंग बनने वाला है यहाँ पे अपकमिंग स्टूडेंट्स के लिए। और मेरे थॉट्स इस पे ये हैं कि और ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ बैंकरप्ट यहाँ पे होने वाली है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया था ऑलमोस्ट 70 यूनिवर्सिटीज़ थी ऑन दी वर्ज ऑफ बैंकरप्सी। तो ये नंबर बढ़ सकता है। एक्चुअली में यूनिवर्सिटीज़ को बहुत बड़े लॉसेस हो सकते हैं, उनकी स्टाफ की फायरिंग हो सकती है, एंड इससे यूनिवर्सिटीज़ की जो ग्लोबल रैंकिंग है उनमें ड्रॉप दिखने वाली है। आप कुछ पिछले 1-2 साल की रैंकिंग देख लेना, उसमें यूनिवर्सिटीज़ की रैंक ड्रॉप हुई है यूके में, वर्ल्ड वाइड रैंकिंग। एंड उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पे अब स्टूडेंट्स कम आ रहे हैं तो फंडिंग कम मिल रही है, स्टाफ फायर हो रहा है, उससे रिसर्च कम हो रही है यूनिवर्सिटीज़ में। उस वजह से यूके यूनिवर्सिटीज़ की ग्लोबल रैंकिंग भी गिर रही है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा से पढ़ा था, जब मैंने वहाँ से पढ़ाई करी थी वर्ल्ड की 15th बेस्ट यूनिवर्सिटी थी, एंड आई थिंक अब वो 27th पर आ गई उसकी रैंकिंग। तो आप देखोगे कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स पे भी इससे काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है। इसके बाद बहुत बड़ी जो अपडेट है वो सेटलमेंट और ILR जो है और सिटीजनशिप उस पे आई गई है। तो यहाँ पे देखो गवर्नमेंट ने बोला देयर वर 162,000 ग्रांट्स ऑफ सेटलमेंट इन 2024, अप 35% फ्रॉम 2023। दिस राइज, ये 92 ये पॉइंट नंबर है तो मैं इसको हटा देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। दिस राइज रिफ्लेक्ट्स द इंक्रीज इन इंडिविजुअल्स कमिंग टू द यूके बिटवीन 2015 एंड 2019। तो ये जो 35% की राइज है ना, ये उन लोगों से है जिन्होंने यूके में एंट्री करी थी 2015 से 2019 के बीच में। सिंस जो मेन इमिग्रेशन में जंप आई है 2029 के बाद, तो फिर गवर्नमेंट बोल रही है कि एज थिंग्स स्टैंड मोर पीपल आर लाइकली टू बिकम एलिजिबल फॉर सेटलमेंट एंड देन सिटीजनशिप ओवर the next few years as a result of extremely high level of net migration between 2019 and 2024। तो ये मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने जो आपका सेटलमेंट का टाइम पीरियड है उसको इंक्रीज कर दिया फ्रॉम 5 years to 10 years, और इसमें एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी इस टाइम पीरियड को कम करने की जो 10 साल का कर दिया है, अगर आपकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं यूके इकोनॉमी और सोसाइटी में वो ज़्यादा हैं। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशंस आप कैसे बढ़ा सकते हो, यहाँ पे घर मॉर्गेज पे लेके या फिर और तरह की चीज़ें करके, इन्वेस्टमेंट्स करके, हायर टैक्सेस क्या उसमें इंक्लूडेड होंगे जो आप इनकम टैक्स पे करते हो। तो ये चीज़ अभी इन्होंने क्लैरिफाई नहीं करी है। ये गवर्नमेंट एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम लेकर आएगी, और ये जब फ्रेमवर्क गवर्नमेंट डेवलप कर लेगी, जब रिलीज कर लेगी, तो उस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से गवर्नमेंट असेस करने वाली है कि आपको कितने टाइम में यहाँ पे ILR मिलेगी। सो सेटलमेंट इज बेसिकली ILR, बट ILR का जो टाइम पीरियड है वो 10 साल कर दिया गया है। अगर आप पॉइंट बेस्ड सिस्टम में अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस ना भी दिखा पाओ तो 10 साल आपको लगेंगे। अब ये कब से लगेंगे मेरे को नहीं पता, बट यहाँ पे अगर आप ये पैराग्राफ पढ़ो ना, तो जो गवर्नमेंट ने बोला है कि जो 2019 से और 24 में आए थे, तो इससे जो ग्रांट है सेटलमेंट का वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपनी चिंता दिखा रही है कि हमें ये नंबर थोड़ा रोकना होगा, क्योंकि नहीं तो अगर हमने नहीं रोका तो ये जो लोग आए थे इस टाइम पीरियड के बीच में, जो कि बहुत बड़ी जंप थी, यहाँ पे सेटलमेंट्स बहुत ज़्यादा ग्रांट करनी पड़ेंगी। तो शायद गवर्नमेंट इंडिकेट कर रही है इस पैराग्राफ से, आई माइट बी रॉन्ग, शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है, बट जितना मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ मैं देख सकता हूँ कि गवर्नमेंट थोड़ा चिंतित है। जो लोग इस टाइम पीरियड के बीच में आए थे वो जब सेटलमेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो ये नंबर शूट अप कर जाएगा। तो इसको रोकने के लिए शायद गवर्नमेंट जो ऑलरेडी यहाँ पे लोग हैं उन पे भी ये रूल अप्लाई करे, बट देयर इज नो कंफर्मेशन। हमें पता नहीं है कि जो लोग स्किल्ड वर्कर वीजा पे अभी हैं उन पे ये रूल अप्लाई हुआ कि नहीं। ये अगर रूल अप्लाई होता है ये किसी पर्टिकुलर डेट से अप्लाई होगा कि अगर वो डेट रख देते हैं कि 2026 में सितंबर से अगर कोई ILR के लिए अप्लाई करता है उसके बाद से, तो उनको 10 साल का टाइम पीरियड दिखाना पड़ेगा। या फिर अगर वो एग्जाम्शन रख देते हैं
हैं कि ऑलरेडी जो लोग स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हैं, जो 1 साल में एलिजिबल हो रहे हैं, 2 साल में एलिजिबल हो रहे हैं, उन पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। तो देखते हैं कि एग्जैक्ट रूल्स क्या आते हैं, जो फ्रेमवर्क होगा पॉइंट बेस्ड सिस्टम का जिसमें आपको कंसेशन मिल सकता है इस टाइम पीरियड पे, वो क्या होगा। एंड जो मैंने आपको पहले बताया था कि सेटलमेंट के लिए भी जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है वो B2 कर दी गई है, बट नॉट अ कंसर्न बिकॉज B2 इज बेसिकली 5.5 to 6.5 आइल्स स्कोर, सो वेरी मच अचीवेबल। और यहाँ पे फिर सिटीजनशिप पे भी सिमिलर टाइमलाइन रखी गई है। 10 साल का ही अब तक इन्होंने इंडिकेशन दिए कि सिटीजनशिप के लिए भी 10 साल का टाइम पीरियड होगा। पर हमें ये देखना होगा कि अगर आप 10 साल में सेटलमेंट के लिए एलिजिबल होते हो तो क्या आप उसी साल सिटीजनशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, या फिर आपको कुछ और साल उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो इस पे भी अभी हमें क्लैरिटी मिलनी बाकी है। और इसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो है लॉ इन्फोर्समेंट। इसके बारे में भी बहुत सारे ब्लॉग्स, जो ऑनलाइन आर्टिकल्स हैं, उस पर बात नहीं करी जा रही, बट मेरा मानना है कि ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लोग यूके आ रहे हैं बाहर से, उनको यूके का जो लॉ है फॉलो करना चाहिए, बट बहुत सारे जो फॉरेन नेशनल्स हैं वो यूके के लॉज ब्रेक कर रहे हैं और ये चेंज होना चाहिए। इन्होंने बोला लेटर दिस ईयर वी विल सेट आउट मोर डिटेल्ड रिफॉर्म्स एंड स्ट्रॉन्गर मेजर्स टू इंश्योर आर लॉज आर अपहेल्ड इंक्लूडिंग स्ट्रीमलाइनिंग एंड स्पीडिंग अप द रिमूवल्स प्रोसेस। तो डिपोर्टेशंस बोल रहे हैं ज़्यादा बढ़ने वाली है जो लोग यहाँ पे लॉज फॉलो नहीं करते। दिस विल इंक्लूड एस्टैब्लिशिंग न्यू प्रोसीजर्स सो दैट होम ऑफिस कैन ईजिली टेक एनफोर्समेंट एंड रिमूवल एक्शन एंड रिवोक वीजाज इन अ मच वाइडर रेंज ऑफ क्राइम्स वेयर नॉन कस्टोडियल सेंटेंसेस हैव बीन गिवन। तो यहाँ पे उन्हें ही डिपोर्टेशन के लिए नहीं कंसिडर करा जाएगा जो जेल में गए हैं लोग। नॉन कस्टोडियल सेंटेंसेस वो होते हैं जिनके लिए आपको जेल में भी नहीं जाना पड़ता। अगर आप उनमें भी फंस जाते हो तो वो भी वाइड रेंज ऑफ क्राइम जो है कवर करने की बात कर रहे हैं। तो आपको यहाँ से डिपोर्ट करा जा सकता है, आपका वीज़ा रिवोक करा जा सकता है। और नॉन कस्टोडियल सेंटेंसेस क्या होते हैं, मैंने ChatGPT से पूछा था। तो ये बहुत छोटे तरह के क्राइम होते हैं जहाँ पे आपने छोटी वैल्यू की चीज़ चोरी करी हो, आपके ड्रग ऑफेंसेस हो, आपने ड्रंक होके पब्लिक ऑर्डर ऑफेंसेस करे हो, आपने स्पीडिंग करी हो, ड्रिंक ड्राइविंग करी हो, ड्राइविंग विदाउट इंश्योरेंस करी हो, हरासमेंट करी हो। तो ये सारी चीज़ें कवर होती है नॉन कस्टोडियल सेंटेंसेस में। अब इनमें से कौन से कवर होंगे गवर्नमेंट के लॉज में जिसके बेसिस पे वो वीज़ाज रिवोक कर सकते हैं, वो हमें पता नहीं है। अगर मुझे पता चलता है मैं आपको भी बताऊंगा, बट हाँ मेरे को लगता है कि ये भी आपको पता होना चाहिए ताकि आप ये छोटे मोटे क्राइम्स में ना फंसो। आई बिलीव आपको यहाँ पे और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रख के रहना पड़ेगा ताकि आपकी वीज़ा पर बात ना आए। बट यही सारे चेंजेस हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो सबसे बुरी बात मुझे इस प्लान की ये लगी है, इसमें अभी तक डेट्स डिफाइन नहीं करी गई हैं, जो कि एक बहुत मेजर चीज़ है। और इसमें क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी बहुत क्लियर नहीं है कि किस पे ये रूल लागू होते हैं, किस पे नहीं होते, कौन एग्जेम्प्टेड है और कब से ये चीज़ें एप्लीकेबल होंगी। तो वो इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है मेरी ओपिनियन में। जो वाइट पेपर है मैंने आपको इसका लिंक जो है वो सोर्स में दे देना है डिस्क्रिप्शन में डाल के, और कॉमेंट्स में भी मैं डाल दूंगा ताकि आप इसको एक बार खुद भी पढ़ सको। ये 82 पेजेस का डॉक्यूमेंट है जो कि बहुत बड़ा है। ऑब्वियसली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने लिखी हैं, लेकिन आप भी एक बार इसको पढ़ लेना टू अंडरस्टैंड गवर्नमेंट का स्टांस एंड कोई ऐसी चीज़ जो आप पे भी अप्लाई होती हो। आई नो ये वीडियो बहुत लंबी है, बट आई वांटेड टू मेक श्योर कि जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब आपको पता चले, मैं आपको इन्फॉर्म्ड रखूं बिल्कुल अच्छे तरीके से। आई नो ये सारी अपडेट्स बहुत ज़्यादा डिस्करेजिंग है, बट जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती हमें उनके लिए ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना चाहिए। जैसे सिचुएशन शेप अप होती है उसके बेसिस पे हमें अपना फ्यूचर प्लान करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने का अभी फ़ायदा नहीं है। पहले हम समझते हैं कि रूल्स कब पास होंगे एंड कब ये इफ़ेक्ट में आते हैं, एंड उसके बेसिस पे हम सब लोग अपना फ्यूचर प्लान करेंगे। बट दैट्स द अपडेट। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो। टेक केयर, बाय।